हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB के पेपर का मेंटल एबिलिटी का पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि TGT हिंदी का है पेपर। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले भी कुछ रीजनिंग एबिलिटी की वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख लें, उसमें भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दिए हैं जिनका मतलब चेंज कर दिया गया है। जैसे कि L को प्लस के लिए यूज़ किया है, M को माइनस के लिए, N को मल्टीप्लाई के लिए और P को डिवाइड के लिए। तो हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका मान प्राप्त करना है। तो हम देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले 6 N का मतलब क्या है, इंटू 12, फिर प्लस 14, डिवाइड 7, माइनस 5। अब हमें इसका मान याद करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूला से। इसमें B का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, कि अगर हमारी इक्वेशन में कहीं पर ब्रैकेट है तो हम सबसे पहले उस ब्रैकेट के अंदर की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, D डिवाइड, M मल्टीप्लाई, A एडिशन एंड S सब्ट्रैक्शन। तो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 6 × 12 प्लस 2 माइनस 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 प्लस 2 माइनस 5। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 74 माइनस 5। फिर हम इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 69। आप एक पेपर और पेन लेकर के बैठे ताकि आप ये सब कुछ लिख सके अगर आपको कुछ इसमें से लिखना हो। वैसे तो इक्वेशन सिंपल है, बस एक बोर्ड मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए और इजीली ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या है, सेकंड बिल्कुल सही है, 69। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित पद क्या होगा। हमारे पास एक ये सीरीज दी हुई है और हमें यहाँ पर क्या फिल होगा इस सीरीज में बताना है। तो हम सबसे पहले ये जो ABCD अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं इनको देखते हैं, इनकी नंबरिंग क्या है। B में अगर हम 1 प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, D। और D के बाद मतलब B में एक छोड़ करके, जैसे हमने C छोड़ दिया है यहाँ पर तो एक छोड़ दिया है, फिर D। फिर हम इसमें 3 छोड़ दें तो H आ जाता है। फिर हम 5 को प्लस करेंगे तो N आ जाएगा। तो अगला क्या होगा, हमारे पास ऐसे ओड चल रहा है 1 3 5, तो अगला नंबर क्या होगा, 7। तो 7 प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, V। अब हम इसमें देखते हैं कि V कौन से ऑप्शन में है, वो है पहले ऑप्शन में। तो हमें बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास इसी से ही आंसर आ चुका है। तो हमारा इसलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। एमीटर जो होता है वो करंट को नापता है, तो इसीलिए इसमें बताना है कि जो बैरोमीटर है वो किससे संबंधित है। इसी प्रकार से तो वो दाब को मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने में काम आता है बैरोमीटर। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। श्रृंखला में से विषम आकृति का चयन करें, मतलब है कि जो भिन्न हो इन चारों में से। अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे भिन्न होगी। पहले वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है और एक छोटा स्क्वायर उसके साइड में बना हुआ है। सेकंड ऑप्शन में एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके साइड में एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ है। फिर नेक्स्ट में हमें एक पेंटागन दिया हुआ है लेकिन उसके साइड में एक ट्रायंगल दिया हुआ है। तो ये तो अगर देखा जाए अलग है। हम हमारा फोर्थ ऑप्शन देखें तो इसमें एक सर्कल है जिसके अंदर एक लाइन बनी हुई है वेव में, और ऐसे ही उसके साइड में भी छोटा सा सर्कल और उसके अंदर वेविंग लाइन है। तो इसीलिए इसमें अलग आकृति कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर 3 वाली। निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि की पहचान करें। दर्पण छवि मतलब ये मिरर में कैसी दिखेगी। तो जब हमारे पास यहाँ पर मिरर होगा, ये मिरर है हमारे पास, तो ये जो होगा सर्कल ये यहाँ पे दिखेगा, फिर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, फिर ये वाला जो सर्कल होगा ये यहाँ पर आ जाएगा और ये सर्कल यहाँ पर ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार की आकृति कौन से वाले ऑप्शन में है।
ये है फोर्थ ऑप्शन में, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप हमें इसमें एक चीज़ और देखनी है कि ये जो सर्कल है इनके अंदर कुछ लाइंस बनी हुई है और जबकि इस वाले सर्कल में नहीं है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आंसर है थर्ड वाला वो इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इसमें लाइंस नहीं है, इन छोटे 2 सर्कल में और बड़े वाले में है, जबकि जो क्वेश्चन है उसमें 2 छोटे वाले सर्कल में और बड़े वाले में नहीं है। श्रृंखला में आगामी आकृति कौन सी होगी? अब हमें इसमें दूसरी फोर्थ आकृति ढूंढनी है कि पहले हमें इन दोनों का रिलेशन ढूंढना है, फिर इसी रिलेशन को देखते हुए हमें फोर्थ वाली ऑप्शन को ढूंढना है। तो हम देखते हैं कि ये जो बी बना हुआ है इसमें जो ये छोटे वाला है ये यहाँ पर पहुँच गया है, ये बड़े वाला कुछ इस तरीके से इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। तो इसी तरीके से जब ये पी है ये यहाँ पर जाएगा तो ये जो होगा ये यहाँ पर चला जाएगा और ये खाली जगह यहाँ पर, तो इसका मतलब ये कैसी दिखेगी? ऐसी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। समीर और प्रशांत की वर्तमान आयु क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। 6 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 हो जाएगा। प्रशांत की वर्तमान आयु क्या है? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो समीर और प्रशांत है उनकी प्रेजेंट एज का अनुपात दिया है 2:3। मतलब हम x करके मान लेते हैं कि जो समीर की एज है इस समय वो 2x है और जो प्रशांत है उसकी है 3x। 6 साल के बाद उन दोनों की एज का रेशियो क्या हो जाता है? 4:5। मतलब उसकी एज 4x हो जाएगी और प्रशांत की एज 5x। अब हमें ढूंढना है कि प्रशांत की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, मतलब 3x की वैल्यू ढूंढनी है। तो हमने क्या देखा कि जो 3x है उसकी जो प्रेजेंट एज है 6 साल के बाद वो कितनी हो रही है? 5x। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 3। तो इस 3 को इसमें रखेंगे क्योंकि ये प्रशांत की एज है, तो 3 × 3 9, ऑप्शन नंबर फोर्थ। मैं आपको वापस से एक बार बता दूं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमें प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है और 6 साल बाद की एज का रेशियो दिया हुआ है। तो इसको बहुत सिंपली हमने कर दिया है कि अब एज जो प्रेजेंट एज है हमने उसको 3x मान लिया है, उसमें अगर हम 6 साल प्लस कर दे तो उसकी एज क्या हो जाती है? 5x। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया है x = 3। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 3 × 3 9। हमारा अगला सवाल, आप कार से कार्यालय जा रहे हैं और आपको कोई सड़क पर सहायता के लिए बुला रहा है जिसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो हम देखते हैं कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे या उसे उपचार के लिए किसी भी माध्यम से अस्पताल ले जाएंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति को सबसे पहले उपचार की आवश्यकता है, हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। उसकी देखभाल करने के लिए उसके परिवार के सदस्यों को फ़ोन करेंगे। अगर हम जब तक उसके परिवार के सदस्यों को फ़ोन करेंगे और वो जब तक आएंगे तब तक क्या पता उसकी मृत्यु हो जाए, इसलिए उसको सबसे पहले क्या चाहिए? उपचार। उसे छोड़ देंगे और अपने कार्य के लिए आगे बढ़े जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारा अपने देश के प्रति, लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। पुलिस स्टेशन को फ़ोन करेंगे। हमें सबसे पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए और उसके बाद पुलिस को या फिर उसके घर वालों को फ़ोन करना चाहिए। अब हमें इस क्वेश्चन में एक शीट दी हुई है जिसमें ये जो है ट्रांसपेरेंट शीट है और हमें इस लाइन से इसको फोल्ड कर देना है, ये इसके ऊपर चली जाएगी। तो हमें नई आकृति बतानी है वो किस प्रकार दिखेगी। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट शीट है तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो ये आकृति बनी हुई ये भी इसके ऊपर जाने के बाद हमें दिखाई देगी। तो हमें कुछ इस प्रकार सेकंड ऑप्शन के जैसी आकृति नई दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। हमारा जो अगला सवाल है, हमें इस पूरी जानकारी को पढ़ना है। मैं यहाँ पर वीडियो रोक देती हूँ कुछ सेकंड के लिए, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ लिया है, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका बताना है कि इसके अकॉर्डिंग इसको क्या जॉब दी जा सकती है। तो हम देखते हैं कि जो सुधीर है उसकी आयु 1/1/2018 को 28 वर्ष हो जाएगी और उसने गणित में पोस्ट डॉक्टोरल किया हुआ है और शिक्षा में 75% भी मार्क्स हैं उसके, लेकिन कोई अनुभव नहीं है उसके पास और वह नौकरी के 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहने के लिए तैयार है। उसे कौन सा पद दिया जाएगा? तो हमें ये देखना है। तो उसे जो ये
मुख्य वैज्ञानिक है उसके लिए क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुख्य वैज्ञानिक के लिए हमें 12 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है, जैसा कि इन लाइनों में दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। मुख्य मुख्य वैज्ञानिक, उसे 12 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है, जो कि उसको नहीं है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। और सिर्फ वैज्ञानिक बनने के लिए उसको फोर्थ ऑप्शन होना ज़रूरी है, जैसा कि ये जो फोर्थ दिया हुआ है, उपरोक्त क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जबकि उसके पास कोई अनुभव नहीं है। कनिष्ठ वैज्ञानिक, इसकी उसको मिल सकती है, क्योंकि कनिष्ठ वैज्ञानिक के लिए क्या चाहिए, उसको तीसरा और चौथा जो है वो मापदंड पूरा करना चाहिए। तो तीसरा और चौथा मापदंड क्या है? 50% पोस्ट डॉक्टरेल और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये दोनों उसके पास हैं। फिर हमारे पास क्या है? उन दोनों के अतिरिक्त, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। तीसरा और चौथा अगर नहीं होगा, पहला, दूसरा और पांचवा होगा, तो उसको काम मिल जाएगा, तो उसे कनिष्ठ वैज्ञानिक का काम मिल जाएगा। और वरिष्ठ वैज्ञानिक क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उसके लिए 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसीलिए इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब इसमें अंतः स्थापित आकृति ढूंढनी है। तो अंतः स्थापित आकृति, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आकृति इस क्वेश्चन में दी हुई है वैसी की वैसी होनी ज़रूरी है। तो हम ढूंढते हैं कि ऐसी आकृति किस में है। पहले ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, जबकि थर्ड में है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये ऐसी की ऐसी आकृति हमारे पास क्वेश्चन में भी है। तो इसीलिए इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब हमें इसमें अलग ओड फिगर ढूंढनी है। तो हम देखते हैं कि इसमें ओड कौन सा है। हृदय रोग विज्ञान हृदय से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। कवक विज्ञान किससे रिलेटेड होता है? मतलब कवक का मतलब क्या होता है? फंगस। तो फंगस किससे रिलेटेड है? वो फंगाई से, ना कि कीट से। तो इसीलिए ये क्या होगा? विषम। जबकि रोग, रक्त रोग रक्त से रिलेटेड है और शरीर क्रिया विज्ञान शरीर से रिलेटेड है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। अब हमारे पास इसमें एक फैमिली ट्री बनाने की ज़रूरत है, जैसा कि इसमें एक संबंध निकालना है। एक महिला है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए उसने कहा कि वह मेरे, जैसे वो महिला है, उसके फादर की बहन क्या हुई? बुआ का पुत्र क्या हुआ? कजिन। तो उस व्यक्ति से इसका क्या संबंध हुआ? इसका क्या हुआ? ये कजिन, मतलब चचेरा या ममेरा भाई। इसीलिए इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। डी के लिए उपयुक्त आकृति का चयन करें। इसमें एक इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें थर्ड और फोर्थ के लिए ढूंढना है। तो हम देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल है, तो इसमें हाफ ट्राइंगल फिल है राइट साइड का। तो जैसा कि इसमें एक डायमंड शेप दी हुई है, तो इसका भी इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। हमारा अगला सवाल, हमें इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या ढूंढना है? ये किसके बारे में दिया हुआ है? चॉकलेट के उत्पादन के बारे में। इसमें टोटल बिक्री कितनी होती है? 12,400 रुपये की। तो हमें निकालनी है कि शकुरका मुक्त मतलब शुगर फ्री चॉकलेट कितनी बिक्री हुई है। तो वो हुई है 5%। तो 5% निकालने के लिए 5/100। तो हमने जब इसको सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आया? 620। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैप्टन और सैनिक सहित 1600 व्यक्तियों का एक समूह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कैप्टन है। समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? तो हमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चे कई बार ये गलती कर देते हैं कि 1600 डिवाइड 15 कर देते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है। हमें इसमें किस तरीके से करना है? हमें 1600 टोटल व्यक्ति हैं इसमें, और 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है, तो वो भी तो ऐड होगा ना। तो इसीलिए इसमें किससे डिवाइड करेंगे हम? 16 से। 15 सैनिकों के लिए एक कैप्टन है, तो अगले कितने होंगे? 15 और एक 16। तो 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो इसमें टोटल कितने कप्तान हैं? 100। ऑप्शन नंबर थर्ड। दिए गए विकल्पों में से संख्या के विषम युग्म का चयन करें। इसमें हमें अलग ओड
संख्या ढूंढनी है। तो हम देखते हैं कि 81 को जब हम 729 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, जो कि 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का स्क्वायर है 9 का। 25 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 × 5 मतलब 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। 64 को 256 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, जबकि ये जो 64 है ये किसका स्क्वायर रूट है 8 का। फिर हम इसको करेंगे 49 को 343 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 7 × 7 क्या होता है 49, तो इसीलिए इसमें ओड कौन सा होगा थर्ड ऑप्शन। मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से समझा देती हूँ अगर आपको समझ नहीं आया। हम इसमें इन दोनों को डिवाइड करेंगे 7 × 9 डिवाइडेड बाई 81, तो हमारे पास क्या आ गया इसको डिवाइड करने के बाद 9, और 9 का जो स्क्वायर होता है वो ये 81 होता है। इसमें हमने रिलेशन ढूंढ लिया। अब हम सेकंड में ढूंढते हैं 125 डिवाइडेड बाई 25, तो क्या आ जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है ये 25। फिर 256 डिवाइडेड बाई 64 क्या आ जाएगा हमारे पास 4, जबकि 4 का स्क्वायर ये नहीं होता है। नेक्स्ट 343 अपॉन 49 हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो हमें ओड कौन सा मिला है थर्ड ऑप्शन, इसीलिए इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब हमें इसमें वेन डायग्राम ढूंढना है पेंडल, हैंडल और साइकिल के लिए। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पेंडल है, हैंडल और साइकिल वो जुड़े हुए हैं। जो एक साइकिल है पूरी, इस साइकिल के अंदर ही होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं पेंडल और हैंडल, तो इसीलिए इस तरह की आकृति वेन डायग्राम इसके लिए बनाया जाएगा। देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। एक पुस्तक में सदा होता है। एक पुस्तक में सदा क्या होते हैं, चित्र हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मैथ्स की जैसे बुक ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें डायग्राम नहीं होते हैं। पार्ट हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, पृष्ठ, लेकिन एक बुक में सदा पेपर ज़रूर होंगे क्योंकि बुक पेपर से ही बनती है, और उदाहरण हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ज्यामितीय उत्तरोत्तर श्रेणी की निम्नलिखित श्रृंखला में 7वीं संख्या क्या होगी। अब हमें इसमें 7वीं संख्या ढूंढनी है। तो ये क्या है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है ARn-1। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ कैसे रखेंगे, ए तो होता है फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता है जो nth टर्म हमें निकालनी है, वो हमें क्या निकालनी है 7th टर्म, और n क्या होता है टोटल, ये भी यहाँ पर 7 दिया हुआ है। तो हम जब इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे a × r⁻n-1, तो क्या आ जाएगा, a है हमारे पास 5, r है 7 की पावर n 7वीं संख्या में इसमें निकालनी है 7 - 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 8 8 2 4 5, ऑप्शन नंबर 4। आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आपसे फिर से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए थैंक यू।